बीकॉम पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट फर्स्ट सॉरी, प्रथम वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए आज जो हम बातचीत करेंगे EFM के सेकंड पेपर में वो है, जैसे अपन ने कल चर्चा की थी क्रेडिट क्रिएशन के डेफिनेशन के बारे में, शाख का सर्जन के बारे में कि शाख का तात्पर्य क्या है और शाख कैसे कार्य करती है। आज उसकी बात करेंगे, शाख का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। शाख का महत्व हम अच्छी तरह से समझते हैं। हम चलते चलते किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि एक बार 10 रुपये देना, मुझे एक वस्तु खरीदनी, मैं घर से बुलाया पैसे लाना, महत्व हो गया ना। आप घर जाते हैं, घर से पैसे इकट्ठे करते, आपके किराए के पैसे लगते, टैक्स के पैसे लगते, और वहाँ आपको 10 रुपये तत्काल मिल गए, आपने उनका उपयोग कर लिया। तो शाख का महत्व है हम सामान्य रूप से भी देख सकते हैं। या यूँ कह लीजिए कि किसी प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है, मेरी जो क्षमताएँ हैं वित्त की या साधनों की, उन क्षमताओं से बढ़कर के मैं जो कार्य करता हूँ, उन कार्यों को करने के लिए मुझे कहीं न कहीं से शाख की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं शादी विवाह करता हूँ या भवन निर्माण का कार्य करता हूँ या भूमि खरीदने का कार्य करता हूँ या दूसरे सामाजिक सरोकार पूरे करने का कार्य करता हूँ, तो उस समय मुझे धन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस धन को प्राप्त करने के लिए मेरे पास जो मेरे व्यक्तिगत साधन है उनके अलावा क्या तरीका हो सकता है, वो शाख का हो सकता है, वो क्रेडिट का हो सकता है। तो सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो धन अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, उस धन की पूर्ति सिर्फ शाख के माध्यम से ही होती है। कहने का मतलब ये कि वो धन भवन निर्माण के लिए, भूमि खरीदने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, इवन शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे आप सभी विद्यार्थी जानते हैं अच्छी तरह से कि हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण लेते हैं। हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो उच्च शिक्षा में शाख का सर्जन हो गया, यानी क्रेडिट क्रिएशन फॉर एजुकेशन। सरकार आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे आप MBA करना चाहते हैं, जैसे आप MBBS करना चाहते हैं, जैसे आप IIT में जाना चाहते हैं, जैसे आप MBA में जाना चाहते हैं या किसी दूसरी विदेश जाना चाहते हैं जहाँ अध्ययन करना है आपको, तो उस अध्ययन के लिए जितनी अमाउंट की आपको आवश्यकता पड़ती है, उतनी अमाउंट आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा इकट्ठी नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ा होता है, बहुत परिवार में होता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। ग्रामीण यहाँ प्रवेश ज़्यादा होने के कारण से लोग गाँव में निवास करते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था गाँव की अर्थव्यवस्था है। ये कहा जाता है कि यहाँ के 65 से 70% लोग जो है वो गाँव में निवास करते हैं, उनका इतना स्रोत नहीं है इनकम का, वो एग्रीकल्चर पे आधारित है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें शाख की आवश्यकता पड़ती है। यदि गाँव में पढ़ने वाला बच्चा सामान्य जो सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ करके आया, उसके परिवार कृषि से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके पास इतना साधन नहीं होता कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। तो उस उच्च शिक्षा की लालसा को पूर्ण करने के लिए हमें ये फैसिलिटी दी जाती है, किसके माध्यम से, शाख के माध्यम से। तो शाख की इम्पोर्टेंस की सामान्य बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने कहीं कोई इलाज करवाना है, आपको भवन बनाना है, शिक्षा के साथ साथ आपको व्यवसाय करना है। जैसे आप ये चाहते हैं कि भी मैं ग्रेजुएट हो गया हो या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, मुझे व्यवसाय करना है। तो व्यवसाय करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो सरकार आपको एक फैसिलिटी देगी कि धन हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। किसके माध्यम से, शाख के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि शाख अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, बहुत महत्वपूर्ण एक साधन है, जिसका उपयोग हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति का तात्पर्य यहाँ मैंने जैसा बताया कि आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप भवन निर्माण कर सकते हैं, आप भूमि खरीद सकते हैं, आप एग्रीकल्चर को उत्तम बना सकते हैं, आप सिंचाई के साधन प्राप्त कर सकते हैं, आप मेडिकल एड प्राप्त कर सकते हैं। इन सब साधनों के लिए समय समय पे विभिन्न प्रकार के सोर्सेज हमें सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा या ऑटोनोमस बॉडियों के द्वारा या सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा पूरी की जाती है, जो शाख कहलाती है। अब शाख की जब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शाख एक ऐसी व्यवस्था है
किसी अर्थव्यवस्था की, जैसे शरीर में संचालित होने वाले खून की, अगर शरीर में ब्लड नहीं होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शरीर कैसे चलेगा। शरीर चलना, ब्लड की जैसी कमी होती है हम देखते हैं शरीर ऐसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसमें परेशानियां होने लग जाती हैं, उसमें तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसी प्रकार अगर अर्थव्यवस्था से शाख को हटा दिया जाए, शाख को घटा दिया जाए, शाख को दूर कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे कार्य ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। खास करके व्यावसायिक संस्थाओं के जितने भी कार्य हैं वो तो सब संपूर्ण ही बंद हो जाएंगे, उनका तो कहना ही क्या है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं होगी। जैसे मेरे को कोई शाख का सर्जन नहीं करता तो मैं न तो कोई व्यवसाय कर सकता हूँ, न मैं मेडिकल एड प्राप्त कर सकता हूँ, न मैं शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ, उच्च शिक्षा या जो भी है, या भवन निर्माण नहीं कर सकता हूँ। तो इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की धुरी, किसी अर्थव्यवस्था की धुरी, धुरी का मतलब जहाँ पृथ्वी चक्कर काटती है उसको हम धुरी शब्द देते हैं। आपने सेकेंडरी लेवल तक की क्लासेज में पढ़ा होगा। उस धुरी का मूल आधार क्रेडिट है, इसलिए महत्वपूर्ण बात है इस बारे में। तो सबसे इनको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम जब विश्लेषण करें तो मैं आपको बताऊँ कि बचतों को प्रोत्साहन मिलता है शाख के माध्यम से। देखो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो जमाई स्वीकार करते हैं और लोगों को उधार देते हैं, यानी डिपॉजिट्स का है और एडवांसेज का, दो कार्य वो करती रहती है। तो जमाई स्वीकार कब होंगी, जब आप उनको कुछ इंसेंटिव्स देंगे। भाई मेरे पास मेहनत से जो कुछ कमाया मैंने उसका कुछ हिस्सा मैं बचाने की कोशिश कब करूँगा, जब मुझे कोई लालच होगा, जब मुझे कोई इंसेंटिव मिलेगा। जैसे आप मेरे से ये कहो कि साहब आप हर मंथ कुछ बचत करके हमें दो, हम आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है कि शाख का सृजन विभिन्न प्रकार की जनता के माध्यम से करती है, डिपॉजिट्स के माध्यम से करती है। उनका सबसे बड़ा उत्तम साधन है डिपॉजिट, जमाएं। और वो जमा कब आती है, जब आप उनको इंटरेस्ट देते हैं तो वो अच्छा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट तय करके लोगों की बचत को आकर्षित करती है, लोगों की बचत को आकर्षित करती है। उस बचत का जो आकर्षण हुआ, यानी उनके यहाँ डिपॉजिट जो आया वो अपने आप में शाख हो गई, उसके माध्यम से वो सृजन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये की जाती है कि हम उसको आकर्षित करते हैं। दूसरी, जैसे ही हम क्रेडिट क्रिएशन का कार्य करते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक जगत का जो व्यक्ति है वो शाख का सृजन करता है, वो बहुमूल्य धातुओं की बचत करता है। जैसे मैं कुछ स्टॉक रखूँ, सोना खरीद लिया मैंने, चांदी खरीद ली, वो एक शाख हो गई, बचत हो गई। वो उसके बदले में मैं कहीं से भी कर लेता हूँ। आप चारों तरफ देखते हैं आजकल गोल्ड लोन की बात आती है, तो गोल्ड लोन का मतलब ये है कि वो अपने आप में क्रेडिट का साधन है बहुत बड़ा। तो दूसरा महत्व ये है कि वो विभिन्न प्रकार के जो महंगे धातु हैं उनकी बचत करते हैं। फिर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, शाख सृजन से साधनों का अनुकूलतम, मिसयूज नहीं होता। मिसयूज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई बचत नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, आप फिजूल खर्ची करोगे। वैसे सामान्य तौर पर ये कहा जाता है, घर में भी और परिवारों में भी होता है कि मितभाषी होना चाहिए और मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब माइजर नहीं होता, माइजर का मतलब कंजूस। मितव्ययी का मतलब है कि न्यूनतम खर्चा करे। न्यूनतम खर्चे का तात्पर्य यहाँ ये होता है कि आवश्यकता के अनुसार आपको धन खर्च करना है, अपव्यय नहीं करना। आपको आवश्यकता के अनुसार धन खर्च करना है, परंतु आपका अपव्यय नहीं होना चाहिए। तो साधन का अनुकूल उपयोग अपने आप हो जाएगा, फिर अपव्यय नहीं होगा तो वेस्टेज नहीं होगा, तो बचत भी हो गई एक तरह की, यानी क्रेडिट क्रिएशन का कार्य भी हो गया। फिर मान लीजिए ये सारे कार्य आप करते हो, जैसे बचत भी करते हो, बैंक में जमा भी कराते हो, अपव्यय भी करते हो, अनुकूलतम उपयोग भी करते हो। तो नेक्स्ट जो बिंदु मैंने लिख रखा है आपके लिए, पूंजी निर्माण को बढ़ावा। जैसे ही क्रेडिट क्रिएशन की बात आती है तो पूंजी निर्माण को बढ़ावा होता है। जैसे आपने एक संस्था को, एक फैक्ट्री को, एक इंडस्ट्रीज को धन उधार दिया, वो क्या करेगा, निर्माण करेगा। वो क्या करेगा, निर्माण का कार्य करेगा। और जैसे ही वो निर्माण का कार्य करेगा वो धन का क्रिएशन अपने आप करेगा। उसके
पास कैसा साइकिल चलेगा, वो धन के माध्यम से धन का निर्माण करेगा, बिक्री करेगा, बिक्री से वो नगद प्राप्त करेगा और फिर वापस निर्माण का कार्य करेगा। यानी एक साइकिल चलेगी लगातार, जिस साइकिल के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन का कार्य लगातार जारी होता रहेगा। एक वस्तु है जिसका निर्माण किया जाएगा, मान लीजिए 5 रुपए में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई, आपने उसको बाजार में 7 रुपए में बेचा, फिर अगले ने रिटेल में उसको 8 रुपए में बेचा, फिर अगले रिटेलर ने उसको 10 रुपए में बेचा। कहने का मतलब है कि टैक्स और सारी चीज़ें प्रॉफिट होकर के वो वस्तु 10 रुपए में बिकती है। तो कितने सारे बीच की जो कड़ी है वो क्रेडिट क्रिएशन का कार्य करती है, तो एक साइकिल चलता रहता है। तो जैसे ही आप साख की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो इस साख के कारण से ही, यानी इस क्रेडिट के कारण से लोग उधार मांगते हैं, लोगों को क्रेडिट उपलब्ध करवाते हैं, इसी कारण से ही आप पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं, यानी कैपिटल क्रिएशन होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कॉमर्स की भाषा में कैपिटल क्रिएशन का कार्य होता है। एक तो कैपिटल पड़ी रहती है डेट, जैसे मेरे घर में पूंजी पड़ी हुई जिसका कोई उपयोग नहीं है, मैंने उस धन को बैंक में जमा करा दिया, बैंक उसको एक कंपनी के होल्डर को या कंपनी के मालिक को उधार दे दिया, कंपनी के मालिक ने उससे रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से उसने वर्क इन प्रोग्रेस शुरू की। कहने का मतलब उसने निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, तो उसने कच्चा माल से पक्के माल की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही वो तैयार माल हुआ वो बाजार में बिका, लोगों ने उस वस्तु को खरीदा। जैसे ही उस वस्तु को खरीदा तो लोगों की जो बचत है वो उस कंपनी के पास गई, कंपनी ने उस मूल जो मालिक निर्माण करने वाला निर्माता उसको प्रदान की, उसने उन्हें ऐसी आइटम्स को बनाना शुरू किया। पिछले दिनों सरकार ने आपने सुना कहा भी है कि हमें पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना है, और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया तेज कब होगी, वो तब होगी जब हम लोगों के पास क्रय शक्ति देंगे, और क्रय शक्ति कब आएगी, जब लोगों के पास क्रेडिट आएगी। आपने सुना भी होगा कि एलटीसी की बात हो रही है, जो सरकारी कर्मचारी उनको 2 वर्ष में एक बार घूमने के लिए कुछ रिलैक्सेशन या कुछ एडवांसेस दिया जाता है, तो उसको घूमने की बजाय, क्योंकि कोविड जैसा जमाना तो उसमें घूमना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में ये कर दिया कि अगर आप 200 रुपये की कोई वस्तु खरीदोगे तो हम 90 रुपये पेमेंट कर देंगे। तो कहने का मतलब है वो साख क्यों दी जा रही है उसको, ताकि वो बाजार में जाए, वस्तु को खरीदे, क्रेडिट का क्रिएशन हो, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़े। बाजार बिल्कुल से बंद पड़ा हुआ, बाजार में कोई हलचल नहीं है, न तो वस्तु खरीदने के लिए कोई जा रहा है, न निर्मित वस्तु बाजार में बिक रही है। इस कारण से जितने भी हमारे कल कारखाने हैं, जितने भी हमारे उद्योग धंधे वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। फिर जैसे ही हम इनको साधन प्रदान करेंगे तो हमारी कंजम्पशन की जो रुचि है वो बढ़ेगी, नई नई वस्तुएं आएंगी, नए नए आइटम आएंगे, तो आप क्या करोगे, विभिन्न प्रकार की नई नई जो आइटम्स हैं उनको खरीदने की कोशिश करोगे, और जैसे ही खरीदने की कोशिश करोगे तो आपकी आर्थिक वृद्धि होगी, समाज की, संस्थाओं की, कंपनी और कॉर्पोरेशन की, आप इकोनॉमिकली साउंड होगे, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आपने अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में सुना होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। हमारी नहीं, इस कोविड के कारण से पिछले 7-8 महीने में पूरे विश्व की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, और कमजोर होने का मूल कारण ये है कि हमारे उद्योग धंधे हैं वो बंद हो गए, हमारे कल कारखाने वो बंद हो गए, हमारे मजदूर माइग्रेट कर गए, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हमारा कमजोर हो गया। तो इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए सरकार का एकमात्र उद्देश्य ये है कि कैसे भी क्रेडिट क्रिएशन हो, जिससे सरकार ये कहती है कि 1 मिनट में 1 करोड़ का लोन दूंगा, और जो इंडस्ट्रीज और फर्म संचालित करते हैं उनको लोन आप तत्काल दीजिए, पहले के लोन की वसूली नहीं हुई है तो भी उनको लोन दो, क्योंकि वो उत्पादन का कार्य करेंगे, और वो जैसे ही उत्पादन का कार्य करेंगे तो पूंजी निर्माण होगा, और जैसे ही पूंजी निर्माण होगा तो राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि आएगी, इकोनॉमिकली साउंड होगा, और जैसे ही इकोनॉमिकली साउंड होगा तो हमारी स्थितियाँ सुधरेगी, कीमतों में स्थिरता आएगी। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि विदेशी जो व्यवसाय है, विदेशी जो भुगतान संतुलन है, इस क्रेडिट क्रिएशन के कारण से उसमें भी संतुलन होता है, वो भी बैलेंस्ड रहता है। कुछ माल हम वहाँ बेचते हैं, कुछ माल वहाँ से आता रहता है, और
क्रेडिट के कारण से आपस में लेन देन चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन सब पॉइंट्स के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि साख एक अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट आइटम है कि अगर उस व्यवस्था में साख का सर्जन नहीं किया जाता है या साख का प्रसारण नहीं किया जाता है या साख का उपयोग नहीं किया जाता तो वो इकोनॉमी कमज़ोर होगी, वो निर्धन होगी, उसमें उत्पादन नहीं होगा, लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, लोगों में बचत की आदत नहीं पड़ेगी, लोग निर्माण की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए साख अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हमें लगातार ध्यान रखना है, तभी हम इन उद्देश्यों की या इन महत्व के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।